गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबात। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। नई दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो तमाम अहले इस्लाम को जो हमें देख रहे हैं जागो लाहौर की जानिब से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। हमेशा की तरह मेरी यही दुआ होती है कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख भी रहे होंगे, खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे और खुशबाश भी होंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है और इसी मुनासबत से एक हदीस मुबारक का मफ़हूम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक दोस्त रखता है। पहला वो शख्स जो रात के वक्त उठ कर रहा होता है और किताब अल्लाह की तिलावत करता है। दूसरा शख्स के बारे में ये जिक्र किया गया कि वो शख्स जो अपने बाएं हाथ से सदका दे और जनाब उसके दाएं हाथ को ख़बर भी ना हो, यानी कि सदका देते हुए कमाल पोशीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक हाथ से अगर आप सदका दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि, और इसका मकसद ये होता है कि सदके का जो माल लेने वाला है ना, आम नज़रों में अपने आप को कमतर महसूस ना करे या ये ना वो महसूस करे कि शायद मेरे पे कोई तरस खा के मुझे सदका दे रहा है। तो इसलिए आपके एक हाथ को भी दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जंग में उस वक्त डट गया जबकि उसके साथियों को शिकस्त हो गई हो। तो जनाब ये उन 3 लोगों के बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उनको दोस्त रखता है अपने साथ और हमें भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और ऐसे ही लोगों की सफ़ों में शामिल करे। तो आज का भी जो पैगाम है वो ये है कि जनाब आप लोगों ने उन लोगों जैसा बनने की कोशिश करनी है जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हों। और आज का दिन जनाब मेरे ख्याल से उसके हवाले से बहुत ही करामत साबित हो सकता है और अच्छा और मुस्बत साबित हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में हमें गौर फ़िक्र करनी चाहिए। जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़िएगा अच्छे तरीके से, नहाए धो के नए कपड़े पहन कर तैयार होकर, तो अल्लाह के हुजूर जब सजदा करें तो दुआ करें अपने लिए भी, बाकी जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए भी, पूरी कौम के लिए और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं उनके लिए, ताकि हम अच्छे तरीके से कारामद ज़िंदगी गुजार सकें। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब और कुछ बात कर लेते हैं तालीम के मैदान के हवाले से। तो जनाब साल 2022 के दौरान पंजाब में 3 हुकूमतें बदली मगर एजुकेशन सेक्टर के हालात नहीं बदल सके हैं। स्कूलों में 1 लाख असातिज़ा की सीट्स खाली हैं और नई जामियात का ऐलान भी फ़कत ऐलानात तक ही महदूद है। तलबा को मुफ्त लैपटॉप्स देने का जो मंसूबा है वो भी तर्क कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन में मॉडल स्कूल्स का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका है। हालात देख लें किस नहज पर अब पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि ख़वातीन असातिज़ा को स्कूटीज़ देने का ऐलान भी हुआ था मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AEOs की मुस्तकली के लिए मुतासरीन का इस साल भी एहतजाज जारी है और असातिज़ा की प्रमोशन ताहाल इल्तिवा का शिकार है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 4 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स इस वक्त भी मौजूद नहीं है। सूबे के 6 तालीमी बोर्ड्स में भी मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। सूबे के 100 से ज़ायद कॉलेजेस हैं जहां पर मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती भी इल्तिवा का शिकार रही है। कॉलेजेस के असातिज़ा अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 30 से ज़ायद दिन तक धरना दिए हैं ताकि उनके शायद मुतालिबात माने जाते, ताहम ताहाल उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो सके हैं। और बताया ये जा रहा है कि 14,000 SSC और EEOs अरसा दराज से या 10 साल से नौकरी की मुस्तकली के इंतज़ार में हैं। तो इससे कबल भी ये मुलाजमीन मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज किए हुए थे और धरना दे चुके हैं, लेकिन उनकी असातिज़ा की कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। और अब इस खून जमा देने वाली सर्दी में भी दोबारा वो हुसूल मुस्तकली के लिए धरना दिए बैठे हैं। तो असातिज़ा के क्या मसाइल हैं, उनके मुतालिबात क्या हैं और मुज़ाकरात किन पॉइंट्स पर पहुँचे हैं और साल 2022 तालीमी शोबे के लिए कैसा रहा, हमने क्या खोया क्या पाया, क्या नई चीज़ें इस साल हमें देखने को मिली हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं आतिफ परवेज़ हैं और मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स एसोसिएशन के, और उनके साथ हैदर शराजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं AEOs असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। शराजी साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आतिफ आपको भी वेलकम कहती हूँ, इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ। आतिफ सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगी।
2022 गुजर गया है, मैं तो कहूँ गुजर गया है। शोबे तालीम के हवाले से ओवरऑल अगर मुझे आप बताएं तो क्या कहेंगे, क्या खोया हमने और क्या पाया? कुछ पाया भी है 2022 में, या सिर्फ खोया ही हमने? जहाँ तक पानी की बात है तो वो थोड़ा है, और जो खोने की तादाद है वो ज़्यादा है। और क्योंकि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दो मुख्तलिफ अदारे हैं और दोनों की तरफ से जो ऐलानात किए गए थे उन पर अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ। जो मंसूबों का बताया गया था वो भी जो है वो बन नहीं सके। मॉडल स्कूल्स हैं जो वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास ने 2.5 साल पहले ऐलान किया था, वो अभी तक जो है नहीं बन सके। 1100 स्कूलों में ये मॉडल स्कूल्स का दर्जा दिया गया था, यानी वहाँ पर टीचर्स को जो है वो कमी है तो उसको पूरा किया जाना था। जो दीगर सहूलियात हैं जिनमें कमरों की कमी है, लैब्स की कमी है, वो नहीं बन सके। इसके साथ साथ लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 240 मिलियन से अजाफी कमरे बनने थे, उसकी इजाज़त मांगी थी, वो भी नहीं बन सके। इसके साथ साथ जो ख़तरनाक इमारतें हैं उनकी तामीर नौ का मामला था, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। इसके साथ साथ आगे देखा जाए तो 1 लाख सादा की सीटें हैं वो अरसा दराज से खाली पड़ी हैं और इसके ऊपर मुतादिद बार ऐलानात भी हुए। जो बुज़दार दौर में इसके हवाले से ऐलान किया गया कि 31,000 के करीब जो है वो टीचर्स भर्ती किए जाएंगे और पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा को भर्ती किया जाना था। लेकिन बुज़दार गवर्नमेंट भी गई, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट मुख्तसर वक्त के लिए आई, अब दोबारा से PTI की गवर्नमेंट है, लेकिन अभी भी ये भर्ती का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सका। नून लीग की गवर्नमेंट में ये ऐलान किया गया था कि जो ख़वातीन असातिज़ा हैं इनको स्कूटीज़ दी जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट बदलते ही वो मंसूबा भी जो है वो फाइलों के नज़र हो गया और ठप हो रह गया। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो नून लीग की जो मुख्तसर वक्त के लिए हुकूमत आई थी और पहले भी जो इनकी हुकूमत थी उसमें भी तलबा को मुफ्त लैपटॉप जो दिए जाते थे, तो इन्होंने एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया कि 1 अरब की मालियत से जो है ये लैपटॉप ख़रीदे जाएंगे और तलबा को दिए जाएंगे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट बदली वो मंसूबा भी जो है वो भी ठप होकर रह गया। अब इसके साथ साथ सूबे के हर ज़िले में नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था और फिर जो PTI की गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई 15 के करीब नई जामियात बनाने का ऐलान किया, लेकिन वो मंसूबा भी जो है वो ठप होकर रह गया। और बात कर लें यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और इसके साथ साथ ख़जानादार की जो सीटें हैं वो भी इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर भी भर्तियां जो हैं वो इल्तवा का शिकार है। ऐलानात हो जाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उसके बाद इंतज़ामी बहरान जो है वो हज़ारों में देखने में आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है, इसके साथ साथ सूबे की 4 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कॉलेजेस में देखें तो 120 के करीब कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर मुस्तकिल प्रिंसिपल्स नहीं है। इसके लिए बुज़दार दौर में समरी जो है वो इंटरव्यूज़ के बाद पैनल भिजवाया गया, लेकिन वो भी इल्तवा का शिकार और अभी इस तरह के मामला हैं। लेकिन स्कूल एजुकेशन में 1-2 मंसूबे अच्छे हुए, जैसे ट्रांसजेंडर के लिए एक स्कूल पहला खोला गया, फिर इसके साथ साथ इंसाफ ऑनलाइन अकेडमी जो है उसका इजरा किया गया। फिर जो इनका अपना ही मंसूबा था यकसा नसाब का, उसका दूसरा फेज़ जो है वो बुज़दार हुकूमत जाते जाते उसकी मंजूरी नहीं देखी गई, इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, ये 3 थोड़े बहुत मंसूबे हैं जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसके अलावा इतने ज़्यादा मंसूबे हैं जो इल्तवा का शिकार है, जिनके ऊपर ज़रा बराबर भी काम नहीं किया गया है। अच्छा इमरान, आपकी तरफ आऊँगी, आप प्रेसिडेंट हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर एसोसिएशन के, तो क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? और धरना दिया हुआ है इतनी सर्दी में, आप लोगों ने कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया आप लोगों के पास आपके पॉइंट सुनने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं। हम 2014 से 2018 तक हमारी अपॉइंटमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और जो सर्विस रूल है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी भर्ती किया जाए तो उनको 3 साल के अंदर अंदर उनको रेगुलर करना है। तो 2018 में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो एक्ट ले आई, तो उसमें ये शर्त रख दी कि ये दोबारा से टेस्ट या इंटरव्यू पब्लिक सर्विस से गुजर कर टेस्ट या इंटरव्यू देंगे। और जबकि हम उस वक्त की जो 2014 से 18 तक की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके मुताबिक हम प्रॉपर चैनल से प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम रिक्रूट हुए। और 2018 में एक्ट आ गया और उसके बाद हम पब्लिक सर्विस गए, हमने स्ट्राइक की, एहतजाज वगैरह किए। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने 2022 में हमारे एहतजाज करने के बाद जनवरी 2022 में उस एक्ट में अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट करने के बाद पावर CM को दे दी गई और CM पब्लिक इंटरेस्ट में जिसको चाहे वो रेगुलर कर सकता है। हम 1 साल से ये डिमांड कर रहे हैं और एहतजाज हम 3 साल से कर रहे हैं। 1 साल से हम डिमांड कर रहे हैं कि CM के पास पावर है और हमारी समरी डिपार्टमेंट से होकर चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है और वो फिर कोई एतराज़ लगा के वापस भेज देती हैं।
और ये अब चौथा दिन हमारा जो सर्दी का चल रहा है एहतजाज, चौथा दिन आज हमारा। और इंतज़ामिया ने हमारे पास हर हरबे आजमाए, हम पे पानी भी फेंका है, हमारे बंदे बीमार भी हुए हैं। हमारा एक जो उस्ताद है वो शदीद बीमार हुआ और उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके गई है, आपके जो 2-1 दिन पहले की बात है। जी जी। अच्छा, अब हमें ये रेगुलर नहीं कर रहे। ओके। और रेगुलर नहीं कर रहे, सीएम के पास कल परसों हमने जमान पार्क को ब्लॉक किया था, कनार रोड को। वो ब्लॉक करने के बाद हमारे पास इंतज़ामिया से डायलॉग हुए और कुछ और बंदों से भी हमारे डायलॉग, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कल आपका 12 बजे तक आपका काम कर दिया जाएगा, आप ये कनार रोड को खाली कर दें। उनकी कमिटमेंट में हमने कनार रोड खाली करके हम वापस डेविस रोड वज़ीर आला हाउस के सामने हम आ गए। कल ट्वीट आया, मोनसलाई का ट्वीट आया, उसको रीट्वीट परवेज़ लाई के ट्विटर से भी किया गया और मॉर्निंग में ही डॉक्टर मुराद राज वज़ीर तलीम का भी ट्वीट आ गया कि इनका मसला आज ये तो कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है और इसको इशू कर दिया जाएगा। लेकिन 3 बजे कैबिनेट के इजलास में क्या होता है, 3 बजे डॉक्टर मुराद साहब का ट्वीट आ जाता है कि एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी अभी तक कमेटी भी नोटिफाई नहीं हुई कि कमेटी में कौन शामिल है, क्या होगा, क्या तरीकाकार होगा। और ये कमेटी इससे पहले भी बहुत दफ़ा बनी है और 3 साल हमारे साथ वही किया जा रहा है कि हमें आगे उसको टलकाया जा रहा है, बार बार इसको डिले किया जा रहा है। और इसमें अब थोड़ा सा और हम चले जाएंगे, हमारे 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल और हमें एक्सटेंशन दे दी गई है, 4 साल हमें एक्सटेंशन मिल गई है, हर साल हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है। अब एक एक्सटेंशन हमारे पास रह गई है और वो एक्सटेंशन के बाद सर्विस रूल ये कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के पास एक्सटेंशन देने की भी पावर नहीं है। और इन 10 सालों में हमारे तकरीबन कोई 45 असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी फैमिलीज़ को कोई बेनिफिट नहीं है। और वो जो 45 असातिज़ा की जो डेथ हुई है उनकी फैमिली बेरोजगार है, उनके बच्चों का कोई बिल्कुल मुस्तकबिल ऐसे नहीं है। ही आखिरी साल है ना एक्सटेंशन ये आखिरी साल की, है और हमारा 14,000 जो है लगभग 14,000 जितने भी ये असातिज़ा हैं, ये इवन अगर ये खुदा ना खास्ता बेरोजगार हो जाएंगे तो ये फिर सड़कों पर नहीं आएंगे, फिर इनके अगर कोई नहीं सुनेगा। हमारे साथ हैदर शराजी साहब भी मौजूद हैं। हैदर साहब, आपके क्या मुतालिबात हैं और आप लोग कब से एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसा कि अभी इमरान भाई बता रहे थे, तकरीबन ये 2014 से मेरी भी अपॉइंटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, PhDs की हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बेस ये है कि ये पिछले तकरीबन 2018 से अनवर्ड हम स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, धरनों पे जा रहे हैं। बनी गाला में हमने धरना दिया, यहाँ पे तकरीबन डेविस रोड पे हमने 11 दिन का धरना दिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो अगेन वही डिलेइंग टैक्टिक्स थे, पर बनाई जाती थी कमेटियाँ, फिर वेटिंग लिस्ट में हम लगते थे और टिल नो अब यही है। जैसा कि अभी इमरान साहब आपको बता रहे थे कि हमने एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, पिछले तकरीबन को 1.5 साल से समरी हमारी मूव हो रही है। करंटली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इस वक्त जो समरी है वो CS साहब के पास है। कल एक मीटिंग भी थी वज़ीर आला साहब का जो प्रॉपर कैबिनेट के एक इजलास हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन हमें वहाँ पे उसमें कंसिडर नहीं किया गया। मुतालबात यही हैं कि ये जो इस वक्त 14,000 बंदे हैं, ये एमफिल हैं, PhDs हैं और करंटली ये 10-10 साल सर्व कर चुके हुए हैं, अब ओवर एज हो चुके हुए हैं, किसी और जॉब के लिए भी ये एल नहीं रहे। तो मुतालबा हमारा ये है कि हमें रेगुलर किया जाए और फिल फॉर रेगुलर किया जाए। कल काफ़ी हलचल थी, हमारे साथ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी किए गए कि एग्जैक्टली और ये था कि आपको जो है वो हम कैबिनेट के इजलास पे भी ले हैं तो आपका आज जो है वो मामलात हल कर दिए जाएंगे, मगर ये है कि वो मामलात हमारे हल नहीं हो सके। इसी के ऊपर हम धरना, आप लोगों ने इरादा रखा है कि अभी भी धरना जारी रहेगा? जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाएगा हम अपना धरना जारी रखेंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं आतिफ, क्यों नहीं रेगुलर किया जा रहा है? इतने धरने, मतलब वो 2018 से धरना शुरू हुए हैं देना और अभी तक देते जा रहे हैं, तो क्या अच्छा ये भी बात ऐसे क्या है जो माने नहीं? ये भी इसी साल के जो मसाइल में से अगर देख लें कि जो बुज़दार गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मुराद राज की जानिब से डॉक्टर मुराद राज जो है उन्होंने एक समरी मूव की कि हम मुस्तकिल करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद राना मशहूद को एक्सपेक्टेड थे वो मिनिस्टर होंगे, उन्होंने भी ट्वीट किया कि हमने इनकी मुस्तकिल के लिए एक समरी जो है मूव कर दी है। अब 2 माह कबल जो है, जैसे ही 3 माह कबल जो PTI की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद मुराद राज जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर ट्वीट किया कि हमने जो है वो मुस्तकिली के लिए समरी मूव कर दी है। तो ये समरियाँ मूव हो रही हैं लेकिन जो CS और पहले महकमा ख़जाना की तरफ से इतराज़ लगाया गया जी कि ये हमारे पर अगर इनको मुस्तकिल करते हैं तो हमारे पर बर्डन पड़ जाएगा फाइनेंशियली। फिर उनको समझाया गया कि बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी सैलरियाँ कॉन्ट्रैक्ट में जो बढ़ती रही थी वो कम हो जाएंगी मुस्तकिली के बाद,
तो इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। फिर CS की तरफ से भी इतराज़ात लगाया गया कि ना सिर्फ अगर इनको मुस्तकिल करते हैं तो कुछ और डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन भी है जिनको मुस्तकिल करना पड़ जाएगा। तो अभी तक ये मसाइल हैं जिसकी वजह से इनकी मुस्तकिली जो है वो खटाई का शिकार है। और अब वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास की जानिब से कल ट्वीट किया गया कबीना की मीटिंग के बाद कि कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी है वो दोनों तरफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी, यानी कि इनके भी और जो ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तमाम मुज़ाकरात करके तमाम मसाइल को हल करेगी। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने 1 हफ़्ते का वक्त दिया कि 1 हफ़्ते बाद जो है वो कमेटी दोनों तरफ से मिलेगी। यानी 1 हफ़्ते तक वो क्या चाहते हैं कि ये लोग वहीं बैठे रहें या उठ जाएं? अभी जिस तरीके से ट्वीट किया उसके मुताबिक तो वो ऐसा ही लग रहा है कि ये 1 हफ़्ते तक एहतजाज चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह ब्रेकिंग भी एक हुई है कि इनके ऊपर पानी भी फेंका गया है ताकि ये लोग उठ जाए, तो ये तो कोई तरीका, ये अखलाकियात से भी गिरा हुआ तरीका है कि आप किसी के ऊपर, और इतनी जमात यानी ठंड वाली सर्दी में आप किसी के ऊपर पानी फेंक रहे हैं कि वो वहाँ से चल जाए। आप अच्छे तरीके से, तब क्या उस वक्त आप लोगों के मुतालिबात हुए थे? कोई इंतज़ामिया का बंदा आप लोगों के पास आया था? जी, इंतज़ामिया हमारे साथ राब्ते में थी। हमने अपने मुतालबात की प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई है। वो जहाँ भी जब भी हमारे पास आते हैं हम उनको देते हैं। इवन तो जब हम ज़मान पाक के सामने धरना दिए हुए थे तो वहाँ भी हमने दिए थे। एक और मैं डिटेल में थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ। करंटली यही गवर्नमेंट जो है वो KPK के अंदर इसी तरह के जो NTS पास शुदा इसातिज़ा हैं उनको रेगुलर कर चुकी है। 2018 में भी किया, 2019 में किया और करंटली 2022 तक के जितने उन्होंने भर्ती किए थे उनको भी रेगुलर कर चुकी है। डिमांड हमारी ये कि जब हमने एक दफ़ा टेस्ट भी दिया, इंटरव्यू दिया और अप्रॉक्सीमेटली एक सीट के ऊपर 300+ लोग थे जो कम्पीट कर रहे थे, हम उनमें से कोई एक बंदा है जो आए हैं। मुतालबा हमारा ये था कि आपको लगता है कि अगर हमारी सियासी भर्ती है देन आप हमें चेक करें, हमारी डिग्रीज़ को चेक करें, आप हमारी मेरिट लिस्ट देखें। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। हमारे साथ खातून टीचर्स मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बेस ये है कि अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। 7 दिन कमेटी देने का मकसद क्या है, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। जब होमवर्क आपका पूरा कंप्लीट है, फाइल आपके सामने पड़ी, जस्ट आपने एक साइन करने हैं। अच्छा, इससे पहले वज़ीर शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उन्होंने इसी तरह के CM डायरेक्टिव के ज़रिए ऑर्डर किए और लोगों को रेगुलर किए। ये 2016 की आई थिंक इमरान बात है, 2016 के अंदर 15 के अंदर लोगों को गवर्नमेंट खत्म होने से पहले एग्जैक्टली। और अभी जो है वो सेम पावर्स मौजूद हैं। वज़ीर आला जो हमारे करंटली हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके पास भी समरी भी मौजूद है। CS कल उसी कैबिनेट के एजेंडा में बैठे हुए भी थे, लेकिन उसके अंदर 7 दिन का मज़ीद टाइम लेना ये हमारी समझ से वाला है। सो वी हैव डिसाइडेड दैट कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाए। तो इमरान, अब 7 दिन और मांग लिए गए हैं, कमेटी तश्कील होगी, फिर वो आप लोगों का भी पॉइंट सुनेगी, फिर ब्यूरोक्रेसी के भी पॉइंट सुनेगी, तो तब तक का क्या लायामल आप लोगों ने सोचा है कि अगर कुछ एक पेज पर आ जाते हैं कि कमेटी बना दी गई है, अब आप लोग धरना ख़त्म कर दें और आप अपने घरों को चले जाएं, तो हम सोचेंगे कि आपके बारे में, तो क्या ऐसा होगा या नहीं? धरना देख कर रखना है आप लोगों नहीं मैडम, कमेटी तो पहले भी बहुत बनी है। अच्छा। अभी तक कमेटी नोटिफाई भी नहीं हुई। सही। पहले कह रहे हैं कि राजा बशारत उसको लीड करेगा, फिर कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन नोटिफाई वो भी नहीं हुआ। लेकिन हम इस कमेटी को नहीं मानते। इंतज़ामिया हमें कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी जैसे हम पे पानी फेंका, और आज की लेटेस्ट अभी तो कुछ देर पहले की है, हमारे जो वहाँ टेंट लगे हुए थे वो टेंट उन्होंने हमारे उखाड़ दिए। टेंट उखाड़ दिए, और जहाँ से हमने वो टेंट परचेज़ किए हुए थे उस टेंट के जो मालिक है उसको सारी रात उन्होंने थाने में बंद किए रखा है। अच्छा। थाना गढ़ी शाह में बंद किए रखा है, और हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको रिलीज़ करें, उनको रिलीज़ नहीं किया। उन पर प्रेशर डाला, अभी हमारे वो टेंट उन्होंने उखाड़ दिए हैं और वो टेंट उखाड़ के ले गए हैं। लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव करेंगे। उन्होंने हमारा एक टेंट उखाड़ा है, अब यहाँ मज़ीद टेंट आएंगे और हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें मुस्तकिली नहीं मिलेगी। और आज हम इधर बैठे और आज हम यहाँ से मूव करके ज़मान पार्क जाएंगे और हम अपना सारा धरना जो है अब उधर शिफ्ट करेंगे। और तब तक है ये कमेटी इन्होंने बनाई है, ये इनका काम है। वो 2 दिन में काम कर दे हमारा, वो 1 दिन में कर दे। आज मीटिंग बुलाए, फैसला करे और हमें रेगुलर कर दे। सारी चीज़ मौजूद है। ये कमेटी बनाने का मकसद हमें नहीं समझ आया। और जो हमें जो बात बताई गई है, खबर दी गई है कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने कल की मीटिंग में हमारी मुखालफत की है कि हमारे भी एम्प्लॉई हैं, वो भी कल को एहतजाज करेंगे, उनको भी रेगुलर करना पड़ेगा। अब जहाँ तक हम हमारे नॉलेज में है, उनके एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट के है ही नहीं है जिनको रेगुलर करना पड़ेगा। एजुकेशन में सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 14,000 असातिज़ा हैं जिनको रेगुलर होना है, बाकी तो सारे रेगुलर हैं। वो आते भी पब्लिक सर्विस से है और वो रेगुलर भी हो जाती हैं। उनका तो इशू नहीं है। तो पता नहीं क्यों वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन या उनके मिनिस्टर साहब उन्होंने क्यों इसको अपोज किया है। लेकिन हम उधर ही हैं। ये 2 दिन ले लें, 4 दिन ले लें,
हमें तो ये भी है कि गवर्नमेंट का खुद का भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कितने दिन की मेहमान है। वो कमेटी का तो यही मकसद है, अगर 8 दिन कह रहे हैं तो 3 दिन में, जिस तरह कल इनकी मीटिंग हुई है, वो खुद एहतजाज की तरफ जा रहे हैं कि ये असम्बली डिसॉल्व की तरफ जा रहे हैं। तो हम इधर बैठे हैं, ये हमें आज आर्डर दे दें, ये हमें 8 दिन बाद आर्डर देने, या हमें 10 दिन के बाद आर्डर देने, हम रोज़ाना इधर धरना देंगे और धरना दिए बैठे हैं जब तक हम रेगुलर। इसमें ये चीज़ है कि अभी तो मौसम सरमा की छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, 9 को खुल रहे हैं, लेकिन अगर ये धरना और जाता है, तवील होता है, तो फिर ये AEOs जो और एजुकेटर्स जो हैं ये फिर सड़कों में बैठेंगे और क्लासेस में क्लासेस कोई नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, फिर ये भी है। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमसे जो जूनियर थे, यानी जब हमें इन्होंने रिक्रूट किया तब हम ग्रेड 16 के अंदर रिक्रूट किया। ठीक है। अब वो तमाम टीचर जो ग्रेड 14 के अंदर थे, जो ग्रेड 15 के अंदर थे, वो तमाम रेगुलर हो चुके। अच्छा, वो भी वाया NTS ही आए थे। वहाँ पे सिर्फ पार ये थी कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी, उन्होंने उनको रेगुलर करना था। वहाँ पे 2018-19 तक 20 तक के लोग रेगुलर हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब ये कि वो लोग जो हमसे जूनियर थे, जो हमसे कंपटीशन में पीछे थे, वो लोग आज रेगुलर होने के बाद हमारे सीनियर बन गए, यानी वो प्रमोट होके ग्रेड 16 में आ गए और हम अभी तक रेगुलर वहीं पर ही हैं। और जनाब ये टीचर्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूल एजुकेशन और जो हमारा ओवरऑल निज़ाम है तालीम का, वो कहाँ पर है, क्या खोया हमने 2022 में और क्या पाया, उस हवाले से हमने बात की है। और ये कुछ असातिज़ा थे जो इस वक्त धरना दिए हुए हैं और अपने मुतालिबात की मंजूरी तक उन्होंने धरना जारी रखना है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान मौजूद है, हैदर शराजी और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए और अपना अपना मौक़िफ़ आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे एक जनाब छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हुजूर जानते हैं कहाँ है मुअल्ला, हुजूर जानते हैं बरोज़े शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसन इम्तियाज़ ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की। और सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मारूफ आलिम दीन और स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। जनाब, दुनिया ग्लोबल विलेज से अब शायद ग्लोबल हाउस बन चुकी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद सोशल मीडिया पर बिलखसूस और प्रैक्टिकल लाइफ में बिलअमूम बाहिमो अगर देखा जाए तो अमनो सुकून से जीने के सलीके सीख रहे हैं। जियो और जीने दो का स्लोगन आम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। हमें बहसियत मुसलमान अपने प्यारे अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखना है कि बदलती कदरों के इस दौर में हमने दूसरी गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ कैसे जीना है। जब मैं इस सवाल पर गौर करती हूँ ना, तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि हमारे महबूब ने हमें जो कुछ बताया है, सारी दुनिया मिलकर भी अभी तक फ़िक्र नज़र और आला अखलाक की इस मेराज तक नहीं पहुँच सकी है। तो अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, ख़ास तौर पर उनके त्यौहारों के हवाले से इस्लाम हमें क्या दर्स देता है। क्योंकि अभी मसीही बरादरी का एक बहुत ही बड़ा जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गुज़रा है, आगे न्यू ईयर आने वाला है, तो वो भी बहुत जोश और जज्बे के साथ उनकी तरफ से मनाया जाता है। तो हमें किस तरह का सलूक रखना चाहिए, उनकी खुशी में किस तरह खुश होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हसन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में।
डॉक्टर साहब, ये आज का भी मेरे ख्याल से जो टॉपिक है बड़ा अच्छा है कि अभी एक त्यौहार गुजरा है हमारी मसीही बरादरी का, दूसरा न्यू ईयर आने वाला है, तो अक़लियती जितनी भी हमारी बरादरी है उनके साथ किस तरह का सलूक हमारा होना चाहिए, किस तरह मिलके उनके जो त्यौहार हैं हमें मनाने चाहिए, क्या तालीमात मिलती हैं हमें? बिस्मिल रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। एक मरतबा फिर हम एक बहुत ही ज़िंदा और बराह रास्त हमारी समाज के साथ जुड़े हुए, हमारी माशरत के साथ, माशरे के साथ जुड़े हुए उन्वान को ज़ेर बहस ला रहे हैं। मसीही बिरादरी जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में महकते हुए हमारे माशरे का ऐसा मुफीद शोबा है, एक ऐसा मुफीद तबका है जिनकी अहमियत किसी दर्जे पे भी जो पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं उनसे कम नहीं है। और ये हमारे वजूद का उसी तरह हिस्सा है जैसे दिल जो है वो जिस्म के अंदर धड़क रहा होता है और उसकी अपनी एक अफादियत होती है। और पाकिस्तान बनाने में भी यकीनन इनके ख़ास दर्जे का कंट्रीब्यूशन है। और मैं बिला मुबालगा ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया भर के अंदर अमूमी अंदाज में हम देखते हैं कि जो अक़लियतें हुआ करती हैं, यानी जो तादाद में कम लोग हुआ करते हैं, उन्हें अपने हुक्मरानों से और अक्सरियत की से जो है वो शिकवे रहा करते हैं। मैं बड़े फ़ख्र और मान के साथ पूरी दुनिया में ये बात कहा करता हूँ कि जितनी बेहतरीन अक़लियतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जितना बेहतरीन दर्जे का माहौल पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अक्सरियत और अक़लियत यानी मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी जो अक़लियतें हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब के दरमियान जिस दर्जे का भाईचारा मौजूद है और पाया जाता है, ये यानी बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश के साथ मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक बेमिसाल किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें हर आन मज़ीद और बरकतें अता फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका और मुसलमानों का तो आपस में कई हवालों से कई गहरे रिश्ते, मोहब्बत के ताल्लुक़ के रिश्ते मौजूद हैं। मसलन आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आदाद व शुमार के मुताबिक वो लोग जो अपने मज़हब के तौर पर यानी ऐलान करते हैं, अपने मज़हब को की आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को वाज़े करते हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो मसीहों की है। और उनके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है। वो कि एक अलग बहस है कि प्रैक्टिसिंग जो रिलीजन है वो यानी अपने मज़हब पर जो कारबंद लोग हैं उनकी सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों के अंदर मौजूद है। यानी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हैं दुनिया भर के अंदर, प्रैक्टिसिंग रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। एनी हाउ, ये दो बड़ी ऐसी मज़ाहिब की बुनियाद के ऊपर दो ऐसी कम्यूनिटीज़ हैं जो दुनिया की यानी 2/3 जो आबादी है उसका हिस्सा बनती हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पे कई मरतबा ये बात कह चुका हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि अगर ये दो कम्युनिटीज़ मिलकर ये तय कर लें पूरी दुनिया के अंदर कि हमने इस धरती के ऊपर, इसको अर्ज़ी के ऊपर जो अल्लाह की वदीयत करता है, इसके अंदर अमन और सुकून को कायम करना है, या ना इंसाफ़ी नहीं होने देनी, या आदम मसावात नहीं होने देनी, या इंसानों की अख्तलफी नहीं होने देनी, तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में बाकी लोग जो बहुत इनकी निस्बत कम तादाद में मौजूद हैं वो इस खित्ते, ये जो कुर्रा अर्ज़ी है, इसके अमन को पामाल कर सकें। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो मामला है, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि उनका इस्लाम के साथ ऐसा मोहब्बत वाला और कुर्बत का ताल्लुक़ है कि मेरे और आपके बैसियत मुसलमान, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम दीगर अम्बिया और मुरसलीन के साथ साथ जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन पर ईमान न लाएँ, उनके बतौर नबी जो है उनके बारे में अपने दिलों में अकीदत का एक मकाम न रखें, और फिर उन पर आई हुई, उन पर नाजिल करदा अल्लाह की जो कामिल किताब है इंजील मुक़द्दस, उस पर भी ईमान लाना जो है वो मेरे और आपके एतक़ादात और ईमानियात का हिस्सा है। और फिर एक और कमाल खूबसूरती की बात यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उन खुश यानी अज़ीमुश्शान उलुल अज़्म अम्बिया और मुरसलीन में से हैं जिनका ज़िक्र कुरान हकीम के अंदर बराह रास्त पाया जाता है। और अभी क्रिसमस का त्यौहार गुजरा जिसे उर्फ़ आम में मसीह बिरादरी जो है वो उनकी विलादत से मंसूब करती है। तो आप ये देखिए कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का ये भी इम्तियाज़ है कि कुरान हकीम में जिस एक नबी का सबसे ज़्यादा विलादत के हवाले से तज़किरा हुआ है वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम है। आप ये देखें कि लगभग 13 कुरानी जो सूरतें हैं उनके अंदर जनाबी मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। और उनकी वालदा के नाम पर तो कुरान हकीम में जनाब मरियम बिनते इमरान जो हैं उनका सलामुल्लाह अलैहा, उनके तो नाम के साथ एक बाकायदा सूरत जो है वो मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है। और फिर आप एक और बात देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का जब भी जिक्र फरमाया, हमें जो सीरत की किताबों में या हदीस की किताबों में मिलता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उनका जिक्र फरमाया मुस्कुराते हुए जिक्र फरमाया और उन्हें अपना भाई करार दिया। उसका सबब आप ये देखिए कि एक तो ये कि उनका ज़माना
जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का तमाम अंबिया और मुरसलीन की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब तर का ज़माना है। सही। यानी सिर्फ 650 साल पहले जो हैं वो आप इस दुनिया में जो है ना तशरीफ़ लाए। और आप फिर ये देखें कि उनकी जो तालीमात हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, उनमें जहाँ तौहीद का प्रचार हमें मिलता है, जहाँ पर इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद करने का एक पैगाम मिलता है और जिद्दोजहद बाकायदा मिलती है। यानी अव्वल ता आखिर उनकी पूरी ज़िंदगी इबारत है इस जिद्दोजहद के साथ कि लोगों की ग़ुलामी से आज़ाद करके अल्लाह की और माबूद वाहिद जो है उसकी ग़ुलामी में और उसकी अताअत में दिया जाए। वहाँ तीसरा जो उनकी तालीमात का अखलाकियात के हवाले से आपका जो एक पूरा एक निज़ाम आपने मुरतब फरमाया अपने अमल के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए, वो जा बजा आपकी सीरत के अंदर आपकी शख्सियत के मुताले के दौरान हमें वो जो खूबी है, जो रवादारी है, वो जो मुरव्वत है, वो जो इंसानी इकराम है, उसके ऊपर हमें कई हवाले जो हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर मिलते हैं। एक चौथा जो बहुत बुनियादी आपकी तालीमात का हवाला है वो ये है कि जैसे आपका ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर है, इसी तरह वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का और हुजूर की बशारत का सिलसिला जो है वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से तमाम अंबिया और मुरसलीन के पैगाम का हिस्सा रहा। लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हम मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के हवाले से अपने ज़माने के लोगों को और अपने बाद आने वाले लोगों को गोया इस बशारत के हवाले से और हुजूर की मदद और नुसरत के लिए तैयारी के हवाले से आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की। इसीलिए आपकी निस्बत से हुजूर की विलादत के हवाले से बहुत सारी जो हैं वो बशारतें, बहुत सारी इत्तला जो है वो आपकी ज़िंदगी से लोगों तक, आपके ज़माने के लोगों तक भी पहुँची और आज भी महफूज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ यानी मोहब्बत का मामला जो है वो अज़र मिन अश-शम्स है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अहले किताब कहा, इन्हें अपना भाई कहा, और फिर इससे एक दर्जा आगे जाकर आप समझ सकते हैं कि बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी निस्बत अहले किताब के साथ हमारी मोहब्बत जो है, उनके साथ हमारे राह और रस्म को कितना इनकरेज किया गया कि वो साहिब किताब जो है उनके साथ निकाह हो सकता है, उनके साथ खा पी सकते हैं। यानी कई दर्जे की जो कुर्बतें हैं उनके साथ हमारी मौजूद हैं। और आप ये देखिए कि ख़ुद कुरान हमें ये तालीम देता है कि इनके साथ जो अहले किताब हैं इन्हें दावत दी जाए कि जो उनके और हमारे दरमियान मुश्तरकात हैं उनके ऊपर आपस में इकट्ठे हों और वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ और फिर एक दूसरे को समझने समझाने का जो है वो सिलसिला आगे बढ़े। आप ये देखें, ये कुरान पाक की तालीमात का हिस्सा तो है ही है, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत जो है उससे भी जा बजा हमें इसके हवाले नज़र आते हैं। मसलन आप तसव्वुर कीजिए कि मदीना शरीफ के गिरदो नवाह में कुछ फासले के ऊपर एक बस्ती है, नजरान की बस्ती कहलाती है। वहाँ के लोग जो हैं वो मसीह मज़हब इख्तियार किए हुए हैं, ईसाई हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं किस वक्त, जब आप तसव्वुर कीजिए कि रियासत मदीना जो है वो तश्कील पा चुकी है, फ़तह मक्का हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए थे वो एक रियासत के निज़ाम के तौर पर नाफिज हो चुका है, यानी दीन गालिब आ चुका है, कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है। और आप ये देखें कि वो वफ्त आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी है उसकी दहलीज पर आकर रुकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब अब तसव्वुर में ख्याल करते हैं कि अब ये कहाँ पर हुजूर से मुलाकात कर पाएंगे और इनके साथ हुजूर किस तरह का मामला फरमाएंगे। हुजूर उनको वहाँ रुके हुए देखकर ताज्जुब का इज़हार करते हैं और उन्हें अंदर आने की दावत देते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर अपने साथ बिठाते हैं और गुफ्तगू के दौरान वो किसी मजहबी नौइयत की गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए। ये चीज़ ज़हन में रखिए कि वो अपने समाजी और सियासी मामलात को एक तरतीब देने के लिए, अपनी मुआशरती हैसियत को यानी इस्लाम के साथ और रियासत मदीना के साथ एडजस्ट करने के लिए और उस पर कुछ लेन देन के हवाले से वो आए हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल है, हुजूर देखते हैं कि उस वक्त के अंदर वो जो लोग हुजूर तक आए हुए और 20 दिन तक वो वहाँ पर क़याम करते हैं और हुजूर ने 20 दिन तक उनको मस्जिद नबवी के अंदर उनकी मेज़बानी फरमाई और ख़ुद उनके लिए खुराक का बंदोबस्त किया, उनके आराम का बंदोबस्त किया। ये पहले दिन वो आते हैं और उनमें से 2-4 लोग जो हैं दौरान गुफ्तगू बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। अच्छा। उस ज़माने में आसमान की तरफ देखने का मतलब ये था कि कोई शख्स वक्त जो है उसका अंदाज़ा लगाना चाह रहा है कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है। तो हुजूर ने पूछा कि आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, इसका सबब क्या है? तो वो नजरान का वफ्द जो है, नजरान से आए हुए ईसाई उलमा का जो वफ्द है, दानिश्वरों का वफ्द है, उनमें से एक शख्स बड़ी लजाजत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करता है कि हमारी नफली इबादत का वक्त हो गया। अब तसव्वुर कीजिए, यानी फ़र्ज़ इबादत नहीं, नफली इबादत का वक्त हो रहा है। मेरे करीम आका कहते हैं आप इबादत करना चाहते हैं? कहते हैं जी। अच्छा, मदीने के अंदर जो है ना चर्च मौजूद नहीं था। अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अगर आपकी इबादत के लिए मकाम की शराइत क्या हैं, यानी कैसी जगह पर इबादत हो सकती है, उनका पाक हो, साफ़ हो, जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उनके एतबार से उन्होंने अपनी बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे मदीने में मस्जिद नबवी से बेहतर जगह आपकी इबादत के लिए नहीं हो सकती। अब एक
कामयाब नबी जिसका निज़ाम, जिसका लाया हुआ दीन गालिब आ चुका है और एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उस पर एक साबका दीन के लोग जो हैं वो नफसियाती तौर पर अपने दीन पर अमल करते हुए ज़रा एक दर्जे की हिचकिचाहट या हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं। आप देखिए मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी नफ्सियात का किस दर्जे पर एहतराम फरमाया। हुजूर ने कहा कि अगर मेरी मौजूदगी के सबब आपको अपनी इबादत में हिचकिचाहट महसूस हो रही है तो मैं अपने काशाना रहमत में चला जाता हूँ। जब आप अपनी इबादत मुकम्मल कर लें तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊँगा और फिर हम यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। और यूँ आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मेरे करीम आका, तारीख़ बताती है कि अपने काशाना रहमत के अंदर, अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने तसल्ली के साथ अपनी इबादत की और फिर जब वो उससे फ़रागत उन्हें होगी तो हुजूर ने उनके साथ बात की, जो गुफ्तगू है वो की। और ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का मामूल है। यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ माँ सिवाय उन लोगों के जो बिल्कुल ऐलान जंग करते हुए मैदान के अंदर आ गए तलवार लेकर, गोया मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी को मुअत्तल करने के हवाले से जिन्होंने अमली इक़दाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ सिर्फ जो है दिफाई हिकमत अमली अपनाते हुए जो है वो किया है। आप ये देखें एक और बहुत अहम वाक़या जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात, आप ये देखिए कि आप सहराए सीना के अंदर बकरियां चरा रहे थे, अल्लाह आपसे हम कलाम होता था, एक झाड़ी के अंदर से रोशनी बरामद हुई, झाड़ी जल नहीं रही, रोशनी बरामद हो रही है। आप करीब गए तो अल्लाह ने उसके अंदर से मुकालमा किया, कलाम फरमाया और कहा कि ए मूसा अपनी कौम को जाके बशारत दे दो कि अल्लाह ने फ़िरौन के मुकाबले में आपकी मदद का फ़ैसला कर लिया और आपके लिए जो है वो बशारत है, आपकी कौम के लिए बशारत है। ये वो बड़ी एक तारीख़ी जगह थी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए। बाद में सेंट कैथरीन जो थे उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक चर्च कायम कर दिया। अच्छा। और वो उसकी आप समझ सकते हैं कि एक तारीखी हैसियत है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को कलाम का शर्फ हासिल हुआ। अब ये चर्च जो है ये अब तामीर रहा और इसके अंदर इबादत होती रही। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से, ज़हूर से कोई तकरीबन 300 साल पहले ये चर्च जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। और 300 साल से वहाँ इबादत हो रही है। और अब हम देखते हैं कि हुजूर का ज़माना आ जाता है तो ये एक वफ्द आता है वहाँ से और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह, आपका जो निज़ाम हुकूमत है ये फैलता जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ किसी अंदाज में कुछ मामला तय कर लें, जो गोया टेबल के ऊपर हम कुछ बातें जो है वो आपस में तय कर लें और उसमें जो है वो इस चर्च की हिफाजत के हवाले से भी हम फ़िक्रमंद हैं, इसके ऊपर भी आपकी तरफ से कोई फरमान रहमत जो है वो जारी हो जाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा उनके साथ किया और मैं इसे मुआहिदे से ज़्यादा एक दर्जे पे इजाज़तनामा कहता हूँ, क्योंकि मुआहिदा वो होता है जिसमें दो तरफ की शराइत मौजूद हों। हुजूर ने इसमें उनकी तरफ से कोई शर्त नहीं रखी और गोया एक ऐलान रहमत दिया जो रहती दुनिया तक के सारे इंसानों के लिए बशारत है और बिलखुसूस मसीह बिरादरी के लिए बशारत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर 8 शिक्कें रखी और उन शिक्कों में पहली बात थी, हुजूर ने फरमाया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुआहिदा है और उनकी कौम की तरफ से मुआहिदा, यानी सारे मुसलमानों की तरफ से मुआहिदा है। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया कि ये इस मुआहिदे की पहली शिक ये है कि इनके जो चर्च हैं उनकी हिफाजत की जाए, उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं तेज़ी से वो सारी बयान करने की कोशिश करता हूँ। तीसरे दर्जे पे फरमाया कि जो इनके पादरी हैं उनको ना यहाँ से बेदखल किया जाए, इनके चर्चिस के अंदर सामान की हिफाजत की जाए। फिर एक अगले दर्जे पर हुजूर ने फरमाया इनके जो काजी हैं अगर ये अपना निज़ाम अदल कायम करना चाहें और ये समझें कि मुसलमानों की निस्बत इनके अपने काजी जो हैं वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं तो इनके काजियों को माजूल ना किया जाए, यानी इनका जो जस्टिस सिस्टम है वो इन्हें दिया जाए जिससे उनकी तसल्ली होती है। फिर अगले दर्जे पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुआहिदा मेरे और मेरी कौम की तरफ से सारी मसीह कम्युनिटी के लिए है और इसके अंदर कोई टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने जो है ना वो फिक्स नहीं किया, गोया ये रहती दुनिया तक के सारे मसीहों के लिए रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो पैगाम अमन और राहत है, वो अमन और आश्ती का एक हमेशा के लिए एक खुशखबरी है कि जहाँ जहाँ पर मसीह मौजूद रहेंगे और पुरअमन रहेंगे वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की तरफ से उनके लिए एक जज्बा खैर सगाली है, एक जज्बा अमन जो है ना उसका एक पैगाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल की सूरत में, हुजूर के इस फरमान की सूरत में, और ये फरमान अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मौजूद है। और इसके अंदर एक खुशगवार इनफरादियत मौजूद ये है कि जो फरामीन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जो खतूत की शक्ल में लगभग सरकार दो आलम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 375 के करीब खतूत जो हैं वो लिखे हैं, लेकिन उनमें से चंद खतूत ऐसे हैं जिन पर मोहर सब्त है। अच्छा। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हम बरकत के लिए अपने घरों में रखते हैं, ये इस मुआहिदे के ऊपर भी वो मोहर सब्त है मौजूद है और आज तक ये मुआहिदा जो है वो उसी चर्च के अंदर महफूज है, उसी तरह जो है उसी तरह लिखा हुआ मौजूद है। तो ये जब तक ये चर्च के अंदर वो मौजूद रहेगा उस वक्त तक दुनिया भर के सारे मसीह बहन भाइयों के लिए इस्लाम और साहिब इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत का, राहत का एक पैगाम जो है वो जारी जाता जाएगा, जारी रहेगा।
डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जनाब अक़लियतों के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए, और उसके ऊपर आज हमने ये सेगमेंट जो है वो उसको बनाया था कि किस तरह हमें जो तालीमात मिलती हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें किस तरह के जो उन्होंने जो वाक़यात शेयर किए हैं, जो वो किस तरह का सलूक रखते थे, तो हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो हमारे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन भी मौजूद हैं। जाते जाते उनसे भी एक और नाते पाक रसूल सुनना चाहेंगे। हसन। जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए, जो मरो तो हो लगत में तेरी रहमतों के साए, जो मरो तो हो लगत में है खिजान डाल दे, मुरझा गए सब गुल, मेरे उजड़े बाग में फिर आका बहार आए, जब तक जियूं मैं आका। और वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूज़न, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूज़न, हुआ हर तरफ उजाला, जो हुजूर मुस्कुराए, जब तक जियूं मैं आका। वेलकम बैक टू जॉगल हॉट। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब जब बात सेहत की आ जाए ना, तो सबसे पहले ध्यान उस बात पर जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नहीं है, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और अगर बात घी की आ जाए तो जनाब घी का नाम सुनते ही ना जहन में अम्मी या फिर नानी दादी की शक्ल घूम जाती है, जो कमरे से अपना दुपट्टा लपेटे गाय की तस्वीर वाले टिन में से एक चम्मच घी निकाल कर हमारे पराठों पर डालती हैं, और वो जो पूरा कमरा होता है ना वो घी की खुशबू से महक जाता है। मगर जनाब अब क्या करें कि हुकूमत ने जहाँ सेहत की हर चीज़ को महंगा कर दिया है, वहाँ घी भी हुकूमती गज़ब से नहीं बच सका है। हुकूमत ने घी की फ़ी किलो कीमत में 71 रुपये तक का इजाफा कर दिया है, और 1 किलो ब्रांडेड देसी घी की कीमत में 220 रुपये का इजाफा हुआ है, और नई कीमत 1200 से बढ़कर 1420 रुपये हो गई है। और मौसम सरमा हो लेकिन देसी घी से बने हलवा जात का इस्तेमाल ना किया जाए तो मेरे ख्याल से मुमकिन ही नहीं है कि जनाब हमारी जो सर्दियाँ अच्छी गुजरें। और वैसे भी बारिश के बाद आपको पता है कि मौसम की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है, और देसी घी से बने खानों और हलवा जात के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रुख ये भी है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से घी को मशकूक नज़रों से देखा जाता है, और अक्सर लोग ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि देसी घी का जो इस्तेमाल है वो दिल की बीमारियों समेत कई ख़तरनाक बीमारियां भी पैदा कर सकता है। तो क्या वाकई ही घी हमारे लिए मुज़र सेहत है, और अगर ऐसा है तो के पीछे क्या वजूहात है? आज इस पर बात करेंगे। हमाला खान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमाला आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमाला देसी घी पसंद है आपको? जी खा लेती है? हाँ जी, ठीक है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि देसी घी में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, उसकी अफादियत क्या है और कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। तो पहले तो बताइए देसी घी या जो दूसरा घी है इसमें कौन सा बेहतर घी है? बिल्कुल।
अच्छा मुनीबा, अगर हम देसी घी और ऑयल्स में से दोनों में से बात करें तो देसी घी एक लिहाज से हमारे पास बेहतर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें फ़ैट्स की बात करेंगे क्योंकि ये हमें फ़ैट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। फ़ैट्स एक आम इंसान से लेकर एक सेहतमंद इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात ये आती है कि फ़ैट्स जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सही, ठीक जैसे है। कि मुफास पुफास की बात कर ली जाए, जिसे मोनो अनसेचुरेटेड कहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड कहते हैं, या कुछ ऐसे फैट जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करें देसी घी की तो इसके अंदर सेचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। ऑयल्स की बात की जाए या जो मैकेनिकल प्रोसेसेस में कुकिंग ऑयल्स वगैरह बन रहे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इसके अंदर ट्रांस फैट की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए कि भाई एक आम इंसान कौन सा घी इस्तेमाल करे, तो फॉर श्योर कि वो देसी घी की तरफ जा सकता है। एक अच्छी ऑप्शन है, एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो पुराने ज़माने में तो लोग हर खाने से पहले 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करते थे और वो इस बात पे बहुत बिलीव करते थे कि ये आपकी स्टमक हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे आपकी स्टमक हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, आपकी गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसी के साथ साथ देसी घी के इस्तेमाल से एक आम इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी किस्म की डिज़ीज़ जो है वो आप पे असर करने में उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस तरह के फ़ायदे होते हैं। इसी के साथ देखा जाए देसी घी के इस्तेमाल से आप किसी भी किस्म के वाइटामिन और मिनरल्स मिल रहे होते हैं आपको, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ साथ फीमेल्स की बात की जाए, अगर वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी हड्डियों का जो मसला है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। बोन्स को स्ट्रेंथ करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत रोल प्ले करती हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्किन के चेंजेस में और उसको ग्लो करवाने में और इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो हम देसी घी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। क्या बात तो है। बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जैसे कि आपने बात की कि लोग हलवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्फ़ी, हलवे, खीर, जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जाती हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। घर पे बनते हैं, गाजर का हलवा, गजरेला बन रहा है तो उसके अंदर भी गाजर के हलवे के अंदर भी डालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात घर पे बनते हैं, तो देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं जो हमारी सेहत के लिए नहीं भी ठीक होते हैं, तो क्या आप प्रेफर करेंगी कि बाज़ार का घी या जो हमारी अम्मी घर में बनाती हैं, दूध की मलाई इकट्ठी करके उसके बाद देसी घी बनाया जाता है, या वो वाला खाना चाहिए, किस तरह का जो प्रेफरेबल है? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जो घर में हमारे चीज़ बन रही होती है वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बन रही होती है, रॉ फॉर्म में बन रही होती है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रही होती है, वो बाज़ारी चीज़ों से बहुत हद तक बेहतर होती है। लेकिन अगर आपको बाज़ार पे भी कहीं इस बात का यकीन है कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आपके पास आ रहा है तो वो ठीक है, लेकिन इसमें इस्तेमाल आप किसी भी किस्म का देसी घी करें, मसला उसकी क्वांटिटी में आता है। अच्छा, कि हम किस मिकदार में उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आकर कहते हैं कि जी हम तो परहेज़ भी कर रहे हैं, हम सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो रहा। तो मसला ये होता है कि दालें तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दाल वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? तड़के वाली। जब आप तड़के वाली दाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी किस्म का ऑयल या देसी घी जो आप एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं होने देगा। इसी के साथ साथ आप हलवा या इस तरह की चीज़ों में अगर एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करें तो वो आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल या किसी भी किस्म की चीज़ को कम नहीं होने दे रहा। तो बात क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे आकर रुक जाती है कि क्वांटिटी हमें क्या कंज्यूम करनी चाहिए। बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चों को सुबह से लेकर रात तक देसी घी की बनी हुई चीज़ें दे रही होती हैं, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्रेन को एक्टिविटी की ज़रूरत होती है सिर्फ सुबह के टाइम। अगर आप नाश्ते में उनको देसी घी दे रही हैं तो वो उनके लिए मोर देन इनफ है कि उनका ब्रेन एक्टिवली वर्क कर सके, उनकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा रोल प्ले करेगा, उनको अटेंशन देने में ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो सारा कुछ ठीक से हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम उसकी मिकदार भी बढ़ा दें कि हम हर खाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब नुकसानदेह किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले ज़ियाबतीस की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, किसी भी किस्म की बीमारी की बात कर लें। जो चीज़ आप, एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो चीज़ आपके हाथ पे जम रही है तो वो आपके अंदर वेसल्स में भी जाकर जमेगी। तो जैसे ही वो आपकी वेसल्स में जाके स्टक हो जाएगी तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी इंसुलिन बढ़ सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है और इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। तो ये किसी ना किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है। थ्रू आउट द टाइम मैं बात कर रही हूँ क्वांटिटी के बारे में, तो क्वांटिटी का एक मैक्सिमम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है।
जैसे हम बात करते हैं कि एक जो बंदा है, नॉर्मल बंदा जिसको 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, उसमें से हम 30% बात करते हैं कि फैट्स दिए दें। 30% में से हम कहते हैं कि 7 to 10% फैट्स उसको सेचुरेटेड फैट्स दिए जाएं, जो कि देसी घी से आ रहे होते हैं। तो 7 to 10% की एक आम सी में हम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट निकालें तो वो 1 से 2 टेबल स्पून बन रहे होते हैं। तो क्या हम 1 से 2 टेबल स्पून अपने पूरे दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो बच्चों को मतलब पराठा भी उसी के अंदर बना के दे रहे हैं, अगर अंडा फ्राई कर रहे हैं तो वो भी देसी घी के अंदर, मतलब इस तरह की तमाम तरह चीज़ें। अगर उसके बाद सालन बन रहा है तो उसके अंदर भी देसी घी का तड़का लग रहा है। ऊपर से जनाब मकई की रोटी और सरसों का साग का सीज़न है तो साग के अंदर भी देसी घी का तड़का लग रहा होता है। तो हमारे घरों में तो ये नॉर्मल चल रही होती है, कॉमन प्रैक्टिस होती है कि दिन में अगर ये खाना है, अगर साग भी खाना है तो दिन में 3 दफ़ा भी हमने खाना है तो 3 दफ़ा ही उसका तड़का लगना है, देसी घी का तड़का लगना है। तो कोशिश करें कि रिकमेंडेड अमाउंट के मुताबिक यूज़ करें। स्पेसिफिकली जो दिल के मरीज़ हैं या जो कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिस है कि वो इसको प्रैक्टिकली लेकर चलें और इसको एक अमाउंट में इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि जब हम ऐसे पेशेंट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो उनमें तो इसकी अमाउंट और भी कम कर देते हैं, हम और लिमिट कर देते हैं कि आप 1 टीस्पून इस्तेमाल करें या 1 to 2 टीस्पून का इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही होती हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप इसको एक ख़ास मिकदार में लें, अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सके, आपकी शुगर का लेवल भी नॉर्मल रह सके, आपके कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़ सके। इसी के साथ साथ आपको जो इससे फ़ायदे मिलने हैं, जिस फ़ायदे की हमने बात की, वो भी आपको मिल सकें एक ख़ास अकॉर्डिंगली उस प्रैक्टिस में मिल सके। अच्छा, लेकिन हमारा मुझे बताइए, एक तो हम पराठा पका लिया, वो तो पक गया, घी पक गया। एक दूसरा कि सूखी रोटी के ऊपर भी हम लोग घी लगा के खाते हैं, तो वो वाला उस तरह खाना चाहिए या जो पराठा हम लोग हाई फ्लेम पे पकाते हैं उस तरह घी को पका के खाना चाहिए? ये कुछ तरह के ऐसे घी होते हैं जिसमें देसी घी और ऑलिव ऑयल, इस तरह के घी की बात कीजिए तो उनको हम कोशिश करते हैं कि बोलें कि सीजनिंग करें या आप इस तरह से लें कि रॉ फॉर्म में भी ले लें आप। हाई फ्लेम्स पे जब आप उसको पका रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, जब आप हाई फ्लेम्स में लेकर जाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप उसको रॉ फॉर्म में भी कर रहे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि पराठों के अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या डेली रूटीन में हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी, एक रिकमेंडेड अमाउंट में आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 to 2 टेबल स्पून बहुत मैं मैक्सिमम करके बता रही हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते के टाइम पर कर रहे हैं तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग सारा दिन, क्योंकि हम ऑफिस गोइंग और स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और ये सब पूरा दिन दिमाग हमारा चल रहा होता है, तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कर रहा होता है जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप दिन में एक स्पेसिफिक टाइम में सुबह ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से वो आपके थ्रू आउट द डे के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, लेकिन जो लोग जिनको नहीं पसंद होता, जो देसी घी नहीं खाते हैं, उनको एलर्जिक होते हैं, स्मेल से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें खा लें, मतलब ऑल्टरनेटिव है उनके पास? अच्छा, ऑल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली आप क्योंकि आजकल बहुत सारे मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ऑयल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं। कुकिंग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कैनोला, सनफ्लावर, हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है। ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। लेकिन बात यह कि कैलोरीज आपको, चाहे आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, किसी भी चीज़ का, कैलोरीज आपको सेम मिल रही हैं। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको मिल रही है फैट से। तो कैलोरीज का हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कैलोरीज कम होंगी या इसके अंदर ज़्यादा होंगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लें या इसका ना करें। तो ये आपका होगा कि कैलोरीज सेम रहेंगी, लेकिन अगर आपको देसी घी किसी और वजह से पसंद नहीं है तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल या इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। तो और कुछ लोग अगर ये सोच कर के वज़न बढ़ाने या कम करने में मदद करेगा तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि सबसे आपको फ़ैट मिल रहा है तो फ़ैट एक रिकमेंडेड अमाउंट में अगर आप ले रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी जो ऑयल्स की बात करें उसके अंदर एक वो मैकेनिकल प्रोसेस से बन रहे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स उसके अंदर ऐड होते हैं, फिर उसके अंदर ट्रांस फैट्स की बहुत ज़्यादा रेशियो ऐड होती है, फिर हम उसको बार बार कुक करके उसको और ज़्यादा वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो उन ऑयल से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि सीजनिंग कर लें ऑलिव ऑयल्स की, वेजिटेबल ऑयल्स की, ब्रशिंग से अपने खाने को पकाएं या 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून का इस्तेमाल करें अपने खाने के अंदर, या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें। अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनका वज़न जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, तो उनके लिए भी हम इन ऑयल्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं कि आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप कोई कबाब बना रहे हैं तो उसको ब्रश करके उस ऑयल के अंदर बस स्टीम करके, ग्रिल करके बना लें। अगर आप कोई सालन खा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑयल बिल्कुल पीछे करके अपना सालन निकाल के उसको कंज्यूम करें।
तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा इंसान जिसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको देसी घी का इस्तेमाल करना रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके इस्तेमाल से क्या होगा कि वज़न जो है उसमें इजाफा एक हेल्दी तरीके से हो रहा होगा। अच्छा, वो हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर ओबेसिटी वाले पेशेंट्स की बात करें उनको तो कम कहेंगे कि आप लोगों ने कम से कम इस्तेमाल करना है इस तरह के ऑयल्स का या फिर घी का। अच्छा, हलवा जात पे बात हमारी रह गई है कि हलवा जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर सर्दियों में, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहे और हम लोग गर्म रह सके। तो मुझे बताइए फिर उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें घी का भी इस्तेमाल किया हुआ होता है हम लोगों ने, और उसके बाद नट्स भी होते हैं और बाकी चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए? हलवा जात की या खीरों की बात कीजिए तो वो तो खीर की बात कीजिए तो वो तो प्रॉपर एक मील बन जाता है ना। हाँ। लोग उसमें खोए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी का कर रहे हैं, गाजरों का या किसी भी किस्म का जो हलवा बन रहा है। फिर एडिटिव्स में उसके ऊपर हेल्दी फैट्स में नट्स भी ऐड कर लेते हैं, और नट्स भी हमारे पास कोई एक टाइप के नहीं होते। हम काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, हर किस्म का नट्स उसमें डालना पसंद कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील बन जाती है। तो उसका इस्तेमाल आप करें, हम किसी भी किस्म का खाना खाने से मना नहीं करें। आप खीर खाएं, आप हलवा खाएं, आप कुछ भी कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ का बेनिफिट भी है, लेकिन उसको पोर्शंस में इस्तेमाल कर लें। एक डायबिटिक मरीज़ है, अगर वो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो सोचें कि उसका शुगर लेवल कितना बढ़ जाएगा। वो इसको बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि 2 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक वो इसका इस्तेमाल करे, बार बार कर ले, दिन में 2 दफ़ा कर ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसका इस्तेमाल कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लेट को भरें और उसको ख़त्म करना जो है ना वो अपनी मजबूरी लाज़मी करार देना समझें कि मैंने इसको ख़त्म करना है। तो ये रिकमेंडेड अमाउंट्स होती हैं जो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए वेरी करती रहती हैं। हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो भी बिल्कुल हाफ बाउल इसको कंज्यूम करे और इसको एज अ मील अपने डेली लाइफ में समझ के कंज्यूम करे कि ये मैंने एक प्रॉपर चीज़ खाई है जिसमें से मुझे डिफरेंट तरह के फैट्स मिल रहे हैं और जो मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ वो अगर मैं इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करूँगा तो मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो एक रिकमेंडेड एक पोर्शन होता है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है किसी भी हलवा जात का, या अगर खीर वगैरह भी घर पे बन रही है। हाफ स्मॉल बाउल जो है हम इसमें रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल स्मॉल बाउल। हर खाने के बाद नहीं कि दिन में सिर्फ एक दफा पर डे इसका इस्तेमाल किया जाए। वरना हमारा तो ये होता है ना कि हर खाने के बाद हमारा होता है कुछ मीठा हो जाए, तो फिर घरों पे यही हलवा जात होते हैं, तो फिर उसी को लेकर आया जाता है, पार्टी हो जाती है हमारी। अच्छा, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे लीन होते हैं जिनकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही होती, तो माएँ फिर कहती हैं कि इनको देसी घी खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी खिलाओ। तो क्या उनके लिए रिकमेंडेड है? बिल्कुल बिल्कुल, वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बात की कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें फ़ायदा भी पहुंचा रही होती हैं। तो अगर एक लीन बंदा जिसका बिल्कुल मसल मास कम है और वो किसी न किसी वजह से वीक है, स्पेसिफिकली किसी बीमारी की वजह से वीक है, बच्चे शुरू की एज में ग्रो नहीं कर रहे होते हैं किसी ऐसी वजह से, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में माएँ उनको पराठे के अंदर लगाकर, किसी किस्म की खीर के अंदर डालकर या दूध के अंदर डालकर, सालन उनका उसके अंदर बनाकर, किसी भी किस्म की ग्रेवी की फॉर्म में वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएं ताकि उनका मसल मैस और एक हेल्दी तरीके से उनकी बॉडी में फैट जाए, अनहेल्दी तरीके से फैट ना जाए। तो ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस है, बच्चों को देना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन जिनको बीमारी है, ऑलरेडी किसी बीमारी के साथ वो लड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये मना ही है। किसी भी तरीके के जो ऑयल्स हैं या घी का इस्तेमाल उनको कम से कम करना चाहिए। और जनाब हमाला खान हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। हमाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आई और देसी घी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या क्या अफादियत मौजूद है और कितना हमें खाना चाहिए, और हलवा जात का जो पोर्शन है वो भी हमें कितना कंट्रोल रखना चाहिए। अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।